हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश चैनल सब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम 5 का DSC 13 करने जा रहे हैं। इसमें हम करेंगे पोम मेमोरियम, जिसको लिखा है एन माइकल्स ने। तो पहले अपने पोएट के बारे में थोड़ी सी इन्फो जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बेसिकली बॉर्न हुई थी टोरंटो, जो कि कनाडा में है। इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया था इंग्लिश में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। इनको बहुत सारे लिटरेरी अवार्ड्स मिले हैं और ज़्यादातर इनकी राइटिंग्स में हम देखते हैं थीम जैसे कि हिस्ट्री, मेमोरी, लव, लॉस और ह्यूमन कंडीशंस, जिससे रीडर इनकी पोएम्स या इनके वर्क से अटैच फील करते हैं और इनको जाना ही जाता है लिरिकल स्टाइल से, जो कि कैप्चर करता है ह्यूमन के इमोशन से। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स जैसे कि इनकी कुछ पोइट्री की बहुत अच्छी कलेक्शन है, जैसे कि द वेट ऑफ ऑरेंजेस एंड माइनर पॉइंट। इनकी कुछ बहुत ही अच्छी और इनकी फेमस नॉवेल्स हैं, जैसे कि फ्यूजिटिव पीसेस, विंटर वॉल्ड, हेल्ड। इन सब में जो मैंने आपको बताया वर्क्स, इस सब में बहुत इमोशनल डेप्थ इन्होंने शो करी है। तो वो स्टार्ट करते हैं अपनी जो सिलेबस में है, पोम इन्होंने लिखी है मेमोरियम। स्टैंजा 1 से शुरू करते हैं। इन लॉन चेयर्स अंडर स्टार्स ऑन डॉक एट मिडनाइट एंकर्ड बाय विंटर क्लोथ्स वी लीन बैक टू रीड द स्काई, अ फेस व्हाइट इन द वूम लाई द लेक इलेक्ट्रिक स्किन। तो ये क्या बता रही हैं एन माइकल्स? एक सीन है, डॉक पे बैठे हैं एक जगह पे, बेसिकली 2 लोग बैठे हैं चेयर्स के ऊपर स्काई देख रहे हैं और टाइम हो रहा है मिडनाइट। और इन्होंने विंटर क्लोथ्स पहने क्योंकि विंटर चल रही है, वार्म क्लोथ्स पहने, और ये लोग बैठ के स्टार्स देख रहे हैं। और ये जो लाइट पड़ रही है, ये जो मून की लाइट पड़ रही है, ये वूम लाइट है। वूम लाइट मतलब ऐसी लाइट है जो इनको वार्म दे रही है। जब जो मदर का वूम होता है वो बच्चे को एक सेफ्टी देता है, कंफर्ट की फीलिंग देता है, वैसे ही ये जो मून है, मून की लाइट है, ये कंफर्ट दे रही है राइडर और उनके साथ जो भी बैठे हैं डॉक पे, चेयर पे। और ये जो लाइट है ये लेक पे ऐसे पड़ रही है जिससे वाटर को भी अलाइव फील हो रहा है। और ये जो लेक है ये जो मून की शैडो है उसे वूम दे रही है, मतलब उसे स्पेस दे रही है रखने का, आने का अपने पास। तो ओवरऑल इस लाइंस में हमने नेचर और ह्यूमन का इंटरेक्शन देखा। और बेसिकली ये जो लाइन है, योर फेस वाइट, और इन लाइंस का ये भी मीनिंग है कि जो लाइट पड़ रही है मून की, उससे ये जो एक पर्सन है उसका फेस ब्राइट दिख रहा है, एकदम चमक रहा है। नेक्स्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आंसर, ड्राइविंग होम फ्रॉम लिविंगस्टन फुल एंड ब्लू द मून ओवर शोल्डर ऑफ द हाईवे देयर or in a kitchen at midnight, sitting anywhere in seeping dark, we bury them again and again in the same luminous thumbprint। तो वो ड्राइव कर रही हैं होम, वापस जहाँ पे वो थी उस डॉग से अब वापस जा रही हैं घर। ब्लू और ब्राइट स्काई दिख रहा है उनको ड्राइव करते हुए, उनके ऊपर उनको दिख रहा है हाईवे पे ट्रैवल करते हुए मून। और इधर पे वो हाईवे का देती हैं, फिर किचन का एक रेफरेंस देती हैं, फिर एक मून लाइट का रेफरेंस देती है। तो स्पीकर सजेस्ट करती है हम कहीं भी हो, ट्रैवल कर रहे हो, अचानक से कभी भी अपने कोई भी लव वन की मेमोरी एकदम स्ट्राइक बैक करती है। ज़रूरी नहीं है कि हम बस कोई पर्टिकुलर जगह हो तभी हमें उनकी याद आएगी, हम कभी भी ट्रैवल करते हुए उनकी याद आ सकती है। मे भी कभी आपने उनके साथ वहाँ ट्रैवल करा हो अपने लव वन के साथ, और आप फिर से वहाँ पे ट्रैवल करो, आपको वही मेमोरी वापस फ्लैशबैक होंगी और हमारे दिमाग पे उनकी मेमोरीज एक प्रिंट हो जाती हैं, हम भूल नहीं पाते। चाहे हम कितना भी बरी करना चाहे, चाहे हम कितना भी भूलना चाहे, हम भूल नहीं सकते उनकी मेमोरीज जो हमारी लाइफ से चले गए हैं। हमारे दिमाग पे वो बहुत अच्छा प्रिंट छोड़ जाते हैं। और नेक्स्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। स्टैंजा नंबर 3, द डेड लीव अस स्टार्विंग विद माउथ्स फुल ऑफ लव। ये बहुत डीप लाइंस हैं समझने के लिए। तो स्पीकर बोलती हैं कि जब कोई पास अवे हो जाता है, मतलब जिसकी डेथ हो जाती है,
वो हम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। इवन दो हम उनके लिए फुल लव फील करते हैं, बट दूसरे एंड पे कोई होता ही नहीं है वो लव रिसीव करने के लिए। ना ही हम उनको फिर से वो चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट कोई वो लेने वाला है नहीं वो लव वापस। तो इसलिए बोलती हैं इसके बाद जब कोई डेड हो जाता है तो बोलती हैं हमें बहुत इमोशनली एम्प्टी फील होने लगते हैं। हमें अंदर से एम्प्टीनेस फील होता है जब हमारा कोई क्लोज्ड वन चला जाता है हमारी लाइफ से। नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। स्टैंजा नंबर 4, ये सबसे बड़ा स्टैंजा है इस पोम का। थोड़ा सा इसमें ट्रिकी भी है, तो आराम से हम समझते हैं कि करके कि क्या मीनिंग है इन लाइन्स का। स्टैंजा 4 started with the stones and salt and mark where we look back. Your mother's hand at the end of an empty sleeve, scratching at your palm, drawing blood. Your aunt in a Jewish graveyard in Poland, her face a permanent fist of pain. Your first friend Saul, who died faster than you could say forgive me. तो पहले वो बताती हैं एन माइकल कि कैसे जो उनके ग्रेव स्टोन्स होते हैं जहाँ पे उनको बरी किया जाता है वो पेनफुल रिमाइंडर्स हैं, वो मेमोरीज लाते हैं। जैसे कि जले पर जब नमक छिड़कता है तो बहुत एकदम हर्ट होता है, और वही ग्रेव स्टोन उतना ही पेनफुल होती है उनकी मेमोरीज वो ग्रेव स्टोन देख के। नेक्स्ट पोएट एक और मेमोरी ये बताती है कि उनकी मदर भी नहीं है उनके पास। मदर की जो स्लीव थी, जो शर्ट पहनती थी, अब उसमें उनका हाथ भी नहीं है जिससे उनको वार्मथ फील होता था। तो अब ये पेन कैसा पेन है जब हमारे कहीं से ब्लड आ रहा होता है और उसको उसी जगह को स्क्रैच करते हैं, जितना पेन होता है उतना पेन उनको हो रहा है उनकी मदर के जाने पे। तब वो अपनी आंट के बारे में बताती हैं जो कि जूइश थी और उनको हॉलोकास्ट की वजह से कितना बुरा एक्सपीरियंस करना पड़ा। तो ऑथर को यानी अपनी पोएट को उनकी भी लॉस फील हो रहा है। प्लस उनका एक फ्रेंड था सॉल, जिनसे वो बात नहीं कर पाई, उनके डेथ होने से पहले, डेथ से पहले वो बात नहीं कर पाई या पीस नहीं बना पाई उनके साथ, जो ऐड करती है उनके पेन को। नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। ये कुछ मेमोरीज हैं जो उनको एकदम याद आ रही हैं। उन्होंने बोला था आपको कभी भी मेमोरीज याद आ सकती हैं अपने लव्ड वंस की जो आपके साथ अभी नहीं है, तो उनको वैसे ही अचानक से सारी मेमोरीज याद आ रही है जो लोग उनके साथ अब नहीं है। और ये वर्ड याद रखना है, इमोशनली एम्प्टी फील कर रही है इन मेमोरीज की वजह से हमारी पोएट। तो नेक्स्ट लाइन है, When I was 9, crying from a dream you said words that hid my fear above the family slept on, mouth open, hands scrawled। मतलब कि जब वो 9 years की थी तो एकदम उनको बहुत बैड ड्रीम आया था, तो किसी ने उनको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बता के उनको वापस सुला दिया था, और जब उनकी फैमिली सो रही थी और कोई नहीं था। और अब वो जो पर्सन है जिन्होंने उनको अच्छा फील कराया था वो भी इनके साथ नहीं है। मतलब वो जो कंफर्ट जोन जिनके साथ फील करती थी वो भी अब नहीं है। 20 years later, your tears burn back of my throat. Memory has a hand engraved up to the wrist. Earth crumbles from your fist. Under the sky is black sea. We are orphaned one by one. तो मतलब बोल रहे हैं ये सब हो चुका है बहुत टाइम पहले, 20 साल या जितने भी टाइम पहले ये सब ऑलरेडी हो चुका है। फिर भी वो जो डिसीज्ड हैं, जो डेड हैं, उनकी मेमोरीज अभी भी मुझे हिट बैक करती रहती हैं। बोलती हूँ जैसे मैं उनकी मेमोरीज को जैसे ही सोचती हूँ मैं एकदम फॉल अपार्ट हो जाती हूँ। मतलब मैं एकदम बिखरने लगती हूँ अंदर से, मैं इमोशनली अनस्टेबल फील करने लगती हूँ। ब्लैक सी, ये ब्लैक सी उधर क्यों लिखा है? ब्लैक सी का मतलब होता है जब वो सोचती हैं लॉस के बारे में वो खाली सैड ही फील करती हैं। और ये लास्ट लाइन, वी आर ऑर्फन्ड वन बाय वन, मतलब कि जब कोई चला जाता है हमारी लाइफ से, जब कोई पास अवे हो जाता है, तो इवेंचुअली हमारा कोई सपोर्ट सिस्टम भी हमारे ऊपर से एकदम चला जाता है और हमें कोई सपोर्ट करने के लिए इवेंचुअली तब नहीं होता और हम बहुत अलोन फील करने लगते हैं। तो ये लाइंस बेसिकली हमने जो पढ़ी है ये क्या हाईलाइट करती है, ये जब हमारी लाइफ से कोई जाता है जो हमें केयर करता है, जो हमें कंफर्ट देता है, जो हमारी लाइफ से वो चला जाता है, तो हम कितना कैसा फील करते हैं। हम इमोशनली अनस्टेबल, अलोन फील करने लगते हैं।
हम बिखरने लगते हैं उनकी मेमोरीज से। नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। स्टैंजा नंबर 5। On the beach at Superior found me where I'd been for hours, cut by a lake's sharp rim. You stopped a dozen feet from me. What part in that quiet said, I have nothing to give you. तो एक मेमोरी बताती हैं बीच की, कि वो बताती हैं कि उनके पास कोई बैठने आया है स्पीकर के पास, और वो वहाँ पे बहुत घंटों से बैठी हैं, कुछ इमोशनली वो कुछ सोच रही हैं, और लेक पे जो श्रिम्प पड़े थे, जो उससे उनको रॉक्स जो पड़े थे उनको कुछ कट हुआ था, बट उनको फील नहीं हुआ क्योंकि वो इमोशनली इतना सैड और हार्ट ब्रोकन फील कर रही थी। वो कट उस मेमोरीज के या इमोशनल पेन के आगे कुछ नहीं उनको फील हो रहा था। और ये जो बीच है उनके लिए ऐसी जगह बन गई थी जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स सोच पाए अकेले में। अब ये जो पर्सन आया है उनके पास उनको कन्फ्रंट करने या उनके पास बैठने, ये सिग्निफाई करता है कि वो भी उन्हें कंफर्ट की फीलिंग नहीं दे पा रहा है। ये जो लास्ट 2 लाइन्स हैं, इस लाइन्स का मतलब है कि वो जो उनकी हेल्प करना है पर्सन, वो बोलता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या चाहिए, मैं कैसे कंफर्ट कर पाऊँ। मतलब सामने वाले को समझ नहीं आ रहा कि वो इमोशनली स्पीकर को कैसा फील करा सकते हैं, अच्छा कैसे फील करा सकते हैं। वो इमोशनली और फिजिकली उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा है सामने वाला पर्सन, ये ट्रॉमा, ये लॉस से बेटर फील करवाने के लिए। और नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, स्टैंजा 6 और 7 की ओर। सो बेसिकली लास्ट स्टैंजा बच्चा है हमारी पोम का, बट लास्ट तक रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट, बट ये लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट स्टैंजास बचे हैं। At dusk, fish versus the shore of bones are full stones from earth's black pocket felt the weight of wearing worn exhausted from the sleep in the earth. इन लाइन्स का मीनिंग पहले समझते हैं। बोलती हैं पहले जो बिर्च फॉरेस्ट, वो बोलती हैं जो बिर्च फॉरेस्ट उनको दिखता है, जो हड्डियों का ढांचा टाइप जैसे उसका स्ट्रक्चर है, वो बहुत पेल है और लाइफलेस है। उसको बोलती हैं जिसको देख के ही एकदम डार्क डेथ और लॉस का एकदम एक्सपीरियंस आता है। तो बोलती हैं उसके स्टोन्स को कनेक्ट करती हैं और बोलती हैं कि ऐसा लग रहा है अभी जो मैंने लाइन्स बोली हैं, अभी पीछे जितने स्टैंडर्ड्स मैंने बोले हैं, ऐसा लग रहा है मैंने जितना भी बोला मैंने गड्ढे मुर्दे उखाड़ लिए हैं। ऐसा मुहावरा है ये, मतलब पास्ट मेमोरीज़ को याद कर रही हैं वो, उन्हें पास्ट मेमोरीज़ को याद करके और उनको और ज़्यादा भारी फील हो रहा है इमोशनली, उनको वो सब मेमोरीज़ याद करके बहुत हैवी फील हो रहा है। और अब ये जो मेमोरीज़ थी, ये जो सो रही थी मेरे अंदर, अब जैसे मैं इनको रिमाइंड करा वैसे ही इन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत चाल ला दिया। एकदम मेरी ज़िंदगी में मेमोरीज़ ने तहस नहस कर दिया। मैं इमोशनली तहस नहस हो गई मेरी ज़िंदगी ये मेमोरीज़ को याद करके। हमारी पोएट कहती हैं, I have written on my skin with a black sweat, the lake's light movement is stilled by fading light. Soon the stars' tiny mouth, the moon's blue mouth. तो बोलती हैं कि ये जो मेमोरीज हैं ये हम पे बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं, एज एन बाउंड छोड़ जाती हैं हमारे दिल और दिमाग पर, जो उनके ऊपर भी छोड़ गई। तो बोलती हैं अब ये जो लेक है, ये जो सराउंडिंग है, अब यहाँ पे आके ये जो मून है, स्टार्स को देख के इनको थोड़ा कामनेस, क्वाइटनेस, जो उनकी ज़िंदगी में तूफान फैल गया है उनकी मेमोरीज की वजह से, ये सब लेक वगैरह नेचुरल सेटिंग को देख के उनको थोड़ा सा कामनेस, क्वाइटनेस अब उनको फील हो रहा है। अब हम अपने 8th स्टैंजा पे जाते हैं जो कि लास्ट स्टैंजा बचा है इस बार। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी स्टैंजा की ओर, स्टैंजा नंबर 8। एंड आई प्रॉमिस आखिरी स्टैंजा है हमारा। I have nothing to give you, nothing to carry, some words to make me less afraid to say you gave me this. तो बोलती हैं कि अब जो पर्सन नहीं है मेरे साथ, मेरे पास उसका कुछ नहीं है, ना ही मेरे पास उसके मेमोरीज बची हैं, बट ये जो पोइट्री है, ये जो मैं वर्ड्स एक्सप्रेस कर रही हूँ, इससे मैं थोड़ा काम फील कर रही हूँ। नेक्स्ट लाइन एक साथ पढ़ते हैं। Memory insists with its sea voice muttering from its bone cave. Memory wraps up like shell wraps the sea. Nothing to carry, some stones to fill our pockets to give weight to what we have. मतलब
और ये जो अब बोल रही हैं सी वॉइस मतलब क्या, ये जो समंदर के यहाँ पे आके ये बैठी हैं, इनको ये मेमोरीज उस पर्सन के साथ फ्लैशबैक हिट कर रही हैं इनके दिमाग में कि कैसे इनकी मेमोरीज होती थी उनके साथ। तो यहाँ पे इन्होंने एक कंपैरिजन किया है कि जब हम किसी सी के पास होते हैं तो सी की वॉइस हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपने पास, वैसे ही अगर हम कहीं होते हैं किस जगह पे और हमारा कोई लव मैन वहाँ पे था तो वो मेमोरीज बार बार हमें स्ट्राइक बैक करती हैं, बार बार हमें उसी पर्सन की याद आती है, वो मेमोरी हमें डोमिनेट करती रहती है हमारे दिमाग में, हम उस पर्सन को उस टाइम पे भूल नहीं पाते हैं। और जो लास्ट लाइन लिखी है, स्टोन्स गिव है वेट, मतलब कि जितनी जो मेमोरीज हमें याद आती रहती हैं उससे हम हैवी फील करते रहते हैं, हम भर जाते हैं मेमोरी से, हम इमोशनली अनस्टेबल फील करने लगते हैं उस टाइम पे, हम उस मेमोरीज में ढल जाते हैं। तो एंड दैट्स इट, यहाँ तक था। अगर मुझे पता है ये पोएम थोड़ी सी मुश्किल है, मेरे इसमें कहा था लास्ट में बची हैं थीम्स, और अगर आपको कुछ टाइम समझ नहीं आए रिपीट करके वापस सीख सकते हैं और आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं, और आपको इसका एक्सप्लेनेशन का PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो पहला थीम है मेमोरी एंड रिमेम्बरेंस, कैसे पूरी पोम में जो पास अवे हो चुके हैं लोग उनको हमारी पोएट रिमेम्बर करती हैं। ग्रीफ एंड लॉस, जब कोई चला जाता है हमारे लाइफ से तो हमें हमेशा वो हमें वॉइड, हमारे अंदर एक एम्प्टीनेस फीलिंग छोड़ जाता है, तो ये हमारी पोएट बताती है। थर्ड थीम एंड द लास्ट थीम, कि कैसे जब कोई चल जाता है उसका हमारा इम्पैक्ट उसके बाद भी रहता है हमारे ऊपर। दैट्स इट, इतना ही था आज के लिए, एंड आई होप आपको समझ में आया और यहाँ तक देखे ले वीडियो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए ही जाना, जो कि हमारे लिए भी अच्छा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।